हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज हम देखने वाले हैं गणित कक्षा 10 की जो एनसीईआरटी प्रश्नावली है 4.3 इसका सॉल्यूशन। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से उनको देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देखो जो यहाँ पे पहला प्रश्न है इसमें बोला गया है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब यहाँ पर देखो आपको द्विघात समीकरण दिए गए हैं, पहले इनके मूलों की प्रकृति हमें बतानी है और अगर उनका अस्तित्व है यानी कि जो मूल हैं अगर वो वास्तविक हैं तो हमें उनको ज्ञात भी करना है। तो देखो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, इसके लिए मैंने कहा था कि अगर आपके पास कोई द्विघात समीकरण है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है ना, ये इस चैप्टर की पहली वीडियो मैंने आपको बताया था। और इसका अगर आप डिस्क्रिमिनेंट यानी डी निकाल पाओ, जिसे हम हिंदी में विविक्त कर बोलते हैं, तो वो होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, आपको ये निकाल लेना है। ठीक, a b और c की वैल्यू आपको समीकरण से मिल जाएगी, यहाँ पे रख दो, d निकल जाएगा। जब d निकल जाए तब आपको देखना है कि जो d है वो इन तीनों में से एक केस में आएगा, या तो जो d है वो 0 से बड़ा आया होगा, या फिर जो d है वो 0 के बराबर आया होगा, या फिर जो d है वो 0 से छोटा यानी कि ऋणात्मक आया होगा। अगर d बड़ा है 0 से यानी d धनात्मक है तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर इसके दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। ठीक है ना, दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। और अगर d बराबर है 0 के तो यहाँ पे आपको याद रखना है दो समान वास्तविक मूल होते हैं। और अगर d 0 से छोटा है यानी ऋणात्मक है तो इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता, तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, ये है प्रकृति। मतलब जो यहाँ पे पहले बात की गई मूलों की प्रकृति वो तीन तरह की हो सकती है, या तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, या फिर दो समान वास्तविक मूल होंगे यानी दोनों एक जैसे, या फिर कोई वास्तविक मूल होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पहले प्रकृति याद करनी है, उसके बाद मूल को ज्ञात करना है अगर उनका अस्तित्व हो। अस्तित्व का मतलब d बड़ा है 0 से तब भी देखो दो मूल है वास्तविक यानी अस्तित्व है, d बराबर है 0 के यानी दो समान है तब भी अस्तित्व है। अगर d छोटा है तब अस्तित्व नहीं है, d 0 से छोटा है तब अस्तित्व नहीं है, यानी कि इन दोनों केस में हमें मूल ज्ञात करने हैं। यहाँ पे तो खैर वास्तविक मूल होगा ही नहीं। ठीक है, ये लॉजिक आपको समझ में आ गया। चलो अब मैं आपको ये प्रश्न सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि हम ये फॉर्मूला यहाँ पर कैसे लगाएंगे। यहाँ पर क्या है, 2x² माइनस में 3x प्लस में 5 और बराबर में है 0। ठीक है, इसको पहले कंपेयर कर लो, तुलना कर लो इसकी ax² जमा bx जमा c बराबर 0 से। तो जो x² के साथ है वो a है, तो x² के साथ यहाँ क्या है 2। ठीक है, तो यानी कि a का मान हो गया 2। हालांकि आपको हर एक स्टेप ऐसे लिख के नहीं दिखाना, बट मैं पहला पार्ट करा रहा हूँ इसलिए मैं सब कुछ करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, अगले पार्ट में हम कुछ स्टेप गायब कर देंगे जिससे आपके नंबर नहीं घटेंगे। पहले यहाँ पे मैं हर एक स्टेप कर रहा हूँ। तो a बराबर 2 हो गया। देखो जो x के साथ है वो b है, x के साथ क्या है -3, यानी कि b का मान हो गया -3। जो बच गया वो c है, यानी c का मान कितना है 5। तो मुझे a b और c पता है, d आराम से पता लगा सकता हूँ। d का फॉर्मूला लिखा मैंने b² माइनस 4ac, वैल्यू रख दो। b का मान कितना है -3, तो हो जाएगा -3 का वर्ग माइनस में 4 गुणा में a गुणा में c। a का मान क्या है 2, c का मान क्या है 5। तो -3 का स्क्वायर हो गया +9 माइनस 4 दूनी 8 पंजे 40। तो 9 में से 40 माइनस करोगे भाई साहब ऋणात्मक संख्या आएगी। ठीक है ना, d कितना आएगा -31, जो कि 0 से होता है छोटा। अब अगर ये 0 से छोटा है तो भैया मूल का कोई अस्तित्व नहीं है, वास्तविक संख्याओं में नहीं है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। ठीक है, अब अगर वास्तविक मूल है ही नहीं तो हम निकालेंगे कहाँ से, मतलब इसमें नहीं निकालना है। ठीक, पहला चीज आपको समझ में किस तरह से क्वेश्चन का फ्लो रहेगा। अब देखो सेकंड पोर्शन की बात करते हैं जिसका दूसरा हिस्सा है। अब देखो यहाँ पर कितना है 3x²
माइनस में 4 वर्गमूल 3x प्लस में 4 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता लग गया a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू जो x के साथ है और c की वैल्यू ये रही। ठीक है, तो मैं एक चीज़ को और वैसा नहीं लिख रहा, सीधा लिख रहा हूँ। a बराबर क्या है 3, ठीक है ना, b बराबर क्या है -4 वर्गमूल 3 और c बराबर क्या है 4। तो d का मान निकालो पहले। d हो जाएगा b² - 4ac, यानी कि b की वैल्यू कितनी है देखो -4 वर्गमूल 3 का स्क्वायर कर दो, b² हो गया -4, फिर यहाँ पर a, यहाँ पे c। a का मान क्या है 3, c का मान क्या है 4। तो देखो -4 का स्क्वायर 16 गुणा में 3, क्योंकि वर्गमूल 3 का वर्ग 3 हो जाएगा, तो 16 तियाँ कितना हो गया 48, 4 तियाँ 12 चौक 48। जिसको समझ में ना आया हो ये वाला स्टेप समझ लो। देखो -4 का वर्ग करोगे 16 हो जाएगा, वर्गमूल 3 का वर्ग करोगे 3 हो जाएगा, दोनों को गुणा करोगे 48 मिल जाएगा। ठीक है ना, वर्गमूल 3 का वर्ग 3 होता है। ठीक है, इस बात को याद रखना, इसका वर्ग 3 होता है। चलो अब ये 48 - 48 यानी कि 0 हो गया। तो d बराबर अगर 0 हो तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, दो भिन्न, तो d बराबर 0 हो गया, मतलब दो समान वास्तविक मूल, दो समान वास्तविक मूल हैं इसके। ठीक है, मतलब मूल एग्जिस्ट तो करते हैं, यानी कि इनका अस्तित्व है। ठीक है, बस d जब छोटा होगा 0 से तब अस्तित्व नहीं होगा। तो अगर मूलों का अस्तित्व होता है तो मूल यानी कि x यहाँ पे मूल है, मूल बराबर होता है -b प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर d डिवाइड बाई 2a। ठीक है, b की जगह आप b² - 4ac भी याद रख सकते हो, बट हमने d निकाला हुआ है यार, वो d का ही तो मान होता है, तो सीधा d लिख रहा हूँ, बराबर -b। तो यहाँ पे लिखा -b, b क्या है -4 वर्गमूल 3। ठीक है, b का मान आप देख सकते हो, b का मान है -4 वर्गमूल 3, a का मान है 3, c का मान है 4। ठीक है, तो यहाँ से प्लस माइनस वर्गमूल d का मान कितना आया था अभी हमने निकाला है, d का मान आया 0। ठीक है, डिवाइड बाई 2a, 2 गुणा में a यानी कि 3, a का मान कितना है यहाँ पे, a का मान है 3। ठीक है, अब देखो यार, माइनस माइनस प्लस 4 वर्गमूल 3 डिवाइड बाई कितना है 2 गुणा 3, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और वर्गमूल 3 से अगर 3 काटते हो तो वर्गमूल 3 बचता है। क्यों बचता है समझ लो पहले। देखो ऊपर है वर्गमूल 3, नीचे है 3, जो 3 है ना इसको आप लिख सकते हो वर्गमूल 3 गुणा 3। ठीक है, तो जो नीचे वाला 3 था इसकी जगह समझ लो अगर मैं ऐसे लिख दूं तब भी वर्गमूल 3 गुणा 3 रहेगा, तो एक बार ये कट जाएगा, एक रूट 3 बच जाएगा। ठीक है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अब आ जाओ यहाँ पे, कितना हो गया 2 गुणा में 1 यानी कि 2, 1 गुणा में वर्गमूल 3 यानी ये, तो ये आ गया। ठीक है, तो 2, अब देखो यहाँ पे हमें एक ही दिख रहा है, लेकिन ये चीज़ हम 2 बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे दोनों मूल समान है, इसलिए हमें दूसरा नज़र नहीं आ रहा, बट दोनों यही होंगे। ठीक है, 2 वर्गमूल 3, 2 वर्गमूल 3। तो ये समझ में आ गया आपको इसका दूसरा हिस्सा। अच्छा, तीसरे की बात कर लेते हैं। तीसरा हिस्सा देखो ये रहा। तीसरा हिस्सा क्या है, 2x की घात 2 माइनस 6x और प्लस में 3 बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ से सीधा मैं d निकाल रहा हूँ। अब आपको a, b और c पहचानना तो आ ही गया, b² - 4ac। b क्या है देखो -6, -4a मतलब ये रहा 2, c मतलब ये रहा 3। तो 6 का स्क्वायर 36, तो -6 का स्क्वायर भी 36 ही होगा। 4 दूनी 8, 3 24, 36 में से 24 गया, 12 बच गया। तो d का मान आ गया 12। अब d जो 12 आया है इसका मतलब क्या है, d बड़ा आया है किससे, 0 से। भाई d बराबर 12 है तो 0 से तो बड़ा ही है, तो मतलब दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। यहाँ पे मूलों की प्रकृति पहले लिखनी पड़ेगी, दो भिन्न वास्तविक मूल। ठीक है, अब देखो यानी कि मूलों का अस्तित्व तो है, तो अगर मूलों का अस्तित्व होगा तो हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, x बराबर -b
प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखो या फिर डी लिख दो, डिवाइड बाई 2a। तो यहाँ से माइनस फिर बी का मान कितना था, -6 था, प्लस माइनस डी का मान कितना आया है 12, डिवाइड बाई 2a का मान कितना था 2। ठीक है, ऊपर देखो तो a का मान 2 नजर आएगा। तो ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस 12 को आप लिख सकते हो 2 दूनी 4 3 12, यानी कि 2 वर्गमूल 3 बटे में है 2 गुणा में 2। ध्यान से देखना मैंने क्या किया है, मैंने इस 12 की जगह 2 वर्गमूल 3 लिख दिया है। ऐसा क्यों कर सकते हैं हम, क्योंकि जो वर्गमूल 12 है अगर आप इसके टुकड़े करो 12 के, तो 12 को लिख सकते हो 2 दूनी 4 3 12, 2 बार 2 है जो जोड़े में होता है एक बार बाहर आ जाता है, 3 का जोड़ा नहीं बना, ये रहेगा, यानी इसको मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है, चलो अब यहाँ से देखो, यहाँ से 2 3 6 2 2 1 2, यानी 2 कॉमन तो आ रहा है, 2 मैंने बाहर ले लिया भैनिश, तो 2 का पढ़ा 3 बार, 2 3 6, 2 बाहर आ चुका है तो वर्गमूल 3 रहेगा, और नीचे क्या बचा हुआ है 2 गुणा में 2। जो कॉमन लिया उसको अब इससे काट सकते हो। ठीक है, ऐसे 2 से 6 मत काटना, यहाँ पे काटोगे तो दोनों काटना पड़ता है। ठीक, तो यहाँ से कितना आ गया 3 प्लस माइनस वर्गमूल 3 बटे में 2। तो ये होगा इसके 2 मूल। इनको चाहो तो आप अलग अलग करके भी लिख सकते हो, एक बार लिखोगे x प्लस वर्गमूल 3 बटे 2 पहला मूल, दूसरा मूल 3 माइनस वर्गमूल 3 बटे 2। ठीक है ना, आप अलग अलग भी लिख सकते हो, एक बार प्लस लिखना एक बार माइनस लिखना, दोनों मूल दिख जाएंगे आपको। चलो अगला देखो जो प्रश्न है, यानी प्रश्न संख्या 2, इसकी बात कर लेते हैं। अब देखो इसमें क्या बोला गया है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। जैसे यहाँ पे पहले हिस्से की अगर मैं बात करूँ पहले, तो यहाँ पे एक द्विघात समीकरण दी गई है 2x की घात 2 प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, यहाँ पर ये बोला गया है कि k का हमें वो मान ज्ञात करना है जिसके लिए इस द्विघात समीकरण के 2 बराबर मूल होने चाहिए। तो भाई बराबर मूलों के लिए d कितना होता है, d होता है 0। ठीक है, तो हम बोलेंगे 2 बराबर मूल के लिए, मूल के लिए जो d होना चाहिए वो होना चाहिए 0 के बराबर। d का फॉर्मूला क्या होता है उसके नीचे लिख दो, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्योंकि उस तरफ तो 0 लिखा हुआ है बराबर में। अब देखो यार a b c की वैल्यू रख दो यहाँ पे, है ना। a की वैल्यू क्या है जो x स्क्वायर के साथ है यानी कि 2, b की वैल्यू क्या है जो x के साथ है यानी k, c की वैल्यू क्या है 3। यहाँ पे रख दो मान यार। ठीक है, b का मान कितना है k, यानी k का वर्ग हो गया, माइनस में 4, यहाँ पे a लिखेंगे यहाँ पे c लिखेंगे, a का मान हो गया 2, c का मान हो गया 3, बराबर हो गया 0। ठीक है, तो यहाँ से k स्क्वायर, तो 4 दूनी 8 3 24 बराबर 0, तो k स्क्वायर बराबर हो गया 24। 24 को आप क्या लिख सकते हो, 4 गुणा 6, 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, यानी 2 रूट 6। ठीक है, और ये प्लस माइनस में जाएगा जब ये वर्गमूल निकालोगे इसका ना। तो यहाँ से देखो k बराबर क्या होगा, आप दोनों तरफ वर्गमूल ले रहे हो तो किसी एक तरफ प्लस माइनस लगाओगे। ठीक है, वर्गमूल 24 को आप क्या लिख सकते हो, 4 गुणा 6 यानी 2 वर्गमूल 6। ठीक है ना, 24 कैसे टुकड़े कर लोगे आपको पता लग जाएगा, ये हो गया। ठीक है, k का मान। चलो दूसरा हिस्सा अब करते हैं, ये पहला था। दूसरे हिस्से में देखो क्या दिया गया है, kx, फिर यहाँ पे x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करोगे ना, अब ये बिल्कुल सिंप्लीफाई है नहीं, तो यहाँ से kx गुणा में x करो पहले, kx की घात 2, फिर kx गुणा में माइनस 2 करोगे, माइनस 2 kx प्लस 6 बराबर 0। अब देखो, अब यहाँ पे आप a b c का मान बता सकते हो, एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो a हो गया, x के साथ जो भी है यानी -2 के ये b हो गया, और जो बच गया ये c हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे 2 समान मूलों की बात की गई है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 समान मूल के लिए, 2 समान या 2 बराबर। ठीक है, मूल के लिए लिख लेना, d बराबर क्या हो जाएगा 0, फिर से वही, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0।
तो b का मान कितना है -2k, -4 यहाँ पर a, यहाँ पर c। a का मान क्या है k, c का मान क्या है 6, बराबर कितना है 0। तो -2 का वर्ग हो गया 4, फिर साथ में k का वर्ग, 4 गुणा में 6 यानी कि 24, k बराबर 0। क्या कुछ कॉमन दिख रहा है? बिल्कुल, 4 के पहाड़े में 4 भी आता है, 4 के पहाड़े में 24 भी आता है। तो पहले तो 4 कॉमन आ गया, k स्क्वायर और k यानी k कॉमन आ गया। तो यहाँ से बच गया k, 4 का पहाड़ा 6 बार पढ़ते हैं तो 24 आता है। इसका मतलब है कि भाई इसको और इस ब्रैकेट में जो है इसको गुणा करके आ रहा है 0। ये तभी हो सकता है जब या तो 4 के बराबर 0 रहा हो, क्योंकि ये अगर 0 होगा तो 0 गुणा में ये 0 हो जाएगा, या फिर ये चीज़ 0 रही हो, क्योंकि अगर ये 0 रहेगा तो 0 गुणा में ये 0 हो जाएगा। ठीक है, या दोनों ही 0 रहेगा, कुछ भी हो सकता है। यहाँ से k बराबर 0/4 यानी 0, या फिर यहाँ से k बराबर 6। अब देखो यहाँ पर हम बोलेंगे कि भाई जो ये k बराबर 0 है, हम बोलेंगे परंतु यहाँ पर जो a था ना उसका मान था k, याद करो। परंतु जो a है ना उसका मान है k, परंतु यहाँ पर a बराबर k है, और a जो है वो कभी भी 0 नहीं होगा। हमने पढ़ा था शुरू में ही, हम लिखेंगे अतः जो k है वो भी कभी 0 नहीं हो सकता। तो ये वाला चीज़ तो कैंसिल हो गया, तो k का फाइनल उत्तर कितना आएगा? 6 आएगा। फिर से समझ लो, k के 2 मान आ रहे थे, लेकिन दिक्कत ये जो k है ना वो a स्क्वायर के साथ में है, और हमने पढ़ा हुआ है कि अगर एक्स स्क्वायर के साथ वाली चीज़ जो भी वो 0 हो गई तो एक्स स्क्वायर वाला पद खत्म हो जाएगा। भाई अगर k को ही 0 रख दोगे तो एक्स स्क्वायर खत्म, तो ये द्विघात समीकरण कहाँ रहा? तो द्विघात समीकरण होने के लिए जो इसके साथ है वो 0 नहीं हो सकता। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर जो k है वो 0 आ रहा है, लेकिन वो कैंसिल हो जाएगा, हम लेंगे नहीं। ठीक है, k बराबर 6 ही लेंगे। ठीक, ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई है तो अगले प्रश्न में चलते हैं। ये रहा अगला प्रश्न। ठीक, क्या बोला गया है? क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगने हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न समझ लो पहले। यहाँ पे कोई आयताकार बाग की बात की जा रही है। ठीक है, ये आयताकार कोई आम की बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी होनी चाहिए। ठीक है, याद रखना, अगर मैं चौड़ाई को x बोल देता हूँ, ठीक है, मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा चलो ठीक है, माना चौड़ाई हमने क्या मान लिया? x मान लिया। तो जो लंबाई है ना, क्या चीज़? लंबाई, वो चौड़ाई से दुगनी होनी चाहिए। चौड़ाई कितनी है? मैंने x मान लिया है, x मीटर मान लो। ठीक है ना, क्योंकि ये मीटर स्क्वायर है तो ये x मीटर मान लिया। तो ये इससे दुगना यानी कि 2x मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2x। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक बात और याद रखना, क्षेत्रफल कितना है? 800 वर्ग मीटर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना चौड़ाई जो है इसकी वो बराबर है x मीटर। अगर चौड़ाई x है तो लंबाई, ठीक है, तो लंबाई अपने आप कितनी है? इसकी डबल है, यानी कि 2x मीटर हो गई। अच्छा, क्षेत्रफल भी हमें दिया गया है। क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 800 वर्ग मीटर। अच्छा, हम पता कैसे लगाएंगे कि ये संभव है या नहीं? हम यहाँ पे एक द्विघात समीकरण बनाएंगे, फिर उसका d निकालेंगे। अगर d 0 से छोटा आ जाता है तो मतलब कोई उसका मूल नहीं है, मतलब वो संभव नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा d क्या आता है, तो उसके लिए पहले समीकरण बनाना जरूरी है। तो क्षेत्रफल देखो, आयताकार का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना है? 800 वर्ग मीटर। लंबाई कितनी है यहाँ पे? 2x, गुणा में चौड़ाई कितनी है? x, बराबर कितना है? 800। तो 2x इंटू में x करोगे, 2x की घात 2 बराबर हो गया 800। 2 से भाग दे दोगे तो x स्क्वायर बराबर 400। ठीक है, x स्क्वायर बराबर 400। ठीक है, अब हमें पता है यार 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400 होता है, तो ऐसे ही बता सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर मैं d से निकालने पूरा प्रॉपर तरीका बताऊं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको थोड़ा और अच्छे से लिखूं तो ये हो जाएगा x की घात 2, 400 इधर आएगा, -400 बराबर 0, है ना। मैं डायरेक्ट भी बता सकता था यहाँ पे, बट फिर भी तरीके से बता रहा हूँ। तो यहाँ देखो a का मान बताओ, x स्क्वायर के साथ जो a होता है यानी 1 हो गया। b का मान बताओ जो x के साथ होता है, x यहाँ पे है ही नहीं कहीं। ठीक है, तो यानी b 0 हो गया, जो अकेला बच गया वो c यानी -400।
अब अगर मैं तरीके से कर रहा हूँ तो मुझे डी निकालना पड़ेगा पहले, संभव है या नहीं बताने के लिए। तो डी हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू कितनी आई है 0, तो 0 का स्क्वायर 0 हो गया, माइनस में 4। ए की वैल्यू कितनी है 1 और सी की वैल्यू कितनी है -400। तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 400 गुणा 4 यानी 1600। तो डी तो 1600 आ रहा है। डी कितना आ रहा है यहाँ पे 1600, मतलब डी 0 से बड़ा है। तो इसके दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यानी संभव है। तो हम बोलेंगे यह स्थिति संभव है। हम क्या बोलेंगे, यह है स्थिति संभव है। यह स्थिति संभव है। ठीक है, अब इसका मूल ज्ञात कर लो, आपको पता जाएगा। मूल क्या होगा -b प्लस माइनस वर्गमूल d डिवाइड बाई 2a। तो x का मान क्या होगा -b कितना है 0 प्लस माइनस वर्गमूल d कितना है 1600, है ना। हालांकि डायरेक्ट निकालते तो आसान पड़ता, बट फिर भी हमें अभी तरीके से करना है। 2 इंटू में a का मान कितना था भाई, a का मान था 1 से 1600 का वर्गमूल कितना हो गया 40, साथ में प्लस माइनस डिवाइड बाई 2 इंटू 1 यानी 2। तो देखो x का मान क्या हो जाएगा प्लस माइनस 40/2 यानी 20, यानी कि x बराबर या तो 20 होगा या फिर x बराबर -20 होगा। आप ये लिख देना, ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि x भुजा की लंबाई है, ठीक है ना। तो लंबाई या चौड़ाई जो भी है मतलब वो नेगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है ना। तो ये नेगेटिव यानी कि ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो x का मान आ गया 20। अब देखो हमने चौड़ाई को x बोला था जो कि आ गया है 20 मीटर, लंबाई को हमने 2x बोला था उसका डबल, तो 20 का डबल कितना हो जाएगा 40 मीटर। ठीक, तो ये हो गया इसका तीसरा प्रश्न। अब बात करते हैं चौथे की। अब यहाँ पर देखो, अब देखो जो अगला प्रश्न है यानी प्रश्न संख्या 4, इसमें भी हमसे पूछा गया है कि क्या ये स्थिति संभव है, अगर है तो इनकी वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। क्वेश्चन ये है कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, लेकिन 4 साल पहले इनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो ऐसा पॉसिबल है या नहीं, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना पहले मित्र की वर्तमान आयु बराबर है x वर्ष। ठीक है, इनमें से किसी एक की आयु कितनी हो गई x वर्ष हो गई, तथा दूसरे मित्र की वर्तमान आयु बराबर, देखो दोनों की आयु का योग जो है वो है 20 वर्ष। तो अगर एक x वर्ष का है तो दूसरा हो जाएगा 20 माइनस x वर्ष का, यानी कि जो एक की उम्र है वो 20 में से घटा दो, दूसरे की बच जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे हम बोलेंगे प्रश्नानुसार ठीक है, प्रश्न के हिसाब से अगर मैं 4 साल पहले की बात करूं, 4 साल पहले, ठीक है, 4 साल पहले जो दोनों की आयु है उसका गुणनफल कितना है 48। तो यार देखो ये 4 साल पहले मान लो पहले मित्र की उम्र हो गई और ये 4 साल पहले वाले दूसरे मित्र की उम्र हो गई, दोनों को गुणा करूं अगर मैं तो मुझे मिलना चाहिए 48 यानी 48। अब देखो पहला मित्र जो वर्तमान में है वो x वर्ष का, यानी अभी वो x वर्ष का है, तो 4 साल पहले x से 4 कम रहा होगा यानी x माइनस 4 वर्ष रहा होगा। दूसरा जो मित्र है वो अभी 20 माइनस x वर्ष का है, तो 4 साल पहले इससे भी 4 कम रहा होगा, यानी 20 माइनस x का तो अभी है, इतने का तो अभी है। 4 साल पहले जाओगे तो 4 माइनस करना पड़ेगा। प्रश्न में ये बोला गया है कि 4 साल पहले वाली उम्र का अगर गुणनफल लिया जाए तो 48 आता है, अभी वाली उम्र का गुणनफल नहीं। तो 4 साल पहले, ठीक है ना। तो यहां से देखो ये हो गया x माइनस 4, ये हो गया 20 माइनस 4 यानी 16 माइनस x बराबर आ गया 48। तो अब यार इसको सोल्व कर लो, 16 गुणा x हो जाएगा 16x, x इंटू माइनस एक्स हो गया माइनस एक्स का स्क्वायर, माइनस 4 इंटू 16 हो गया 64 और माइनस माइनस प्लस 4x बराबर कितना है 48। अब यहाँ पे देखो यार,
x की घात 2 वाला पद पहले लिख दो, फिर यहाँ पे है 16x और यहाँ पे है 4x, इसको जोड़ के हो गया 20x। यहाँ पे है -64 और ये 48 इधर आएगा माइनस में, ठीक है। तो 60 और 40 100, 8 और 4 12 यानी -112 हो जाएगा। ठीक है, हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि भाई जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है उसको धनात्मक बना के लिखते हैं, यानी सबको माइनस से गुणा कर दो, फिर आगे की कहानी देखेंगे। एक्स स्क्वायर ये प्लस हो गया, ये माइनस का हो जाएगा, निशान सबके बदल जाएंगे, ये प्लस का हो गया और ये 0। अब देखो यार, अब यहाँ पे डी निकालते हैं पहले, है ना, ताकि हमें पता लगे कि ये स्थिति संभव भी है या नहीं। अगर डी 0 से छोटा आ गया तो संभव नहीं है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, मतलब 1 है, तो ए का मान हो गया 1, बी का मान हो गया -20 और सी का मान हो गया 112। चलो डी निकाल के देखें। डी होता है बी स्क्वायर -4ac, बी का मान है -20 यानी -20 का स्क्वायर, -4 गुणा में ए यानी कि 1, सी यानी कि 112। तो 20 का स्क्वायर हो गया 400, 4 और 12 को गुणा करोगे 448, ठीक है। 112 और 4 गुणा करोगे 448, यहाँ पे आ जाएगा -48। तो डी माइनस में आ गया, मतलब 0 से छोटा आ गया, तो हम बोलेंगे संभव नहीं है। संभव नहीं है क्योंकि कोई भी वास्तविक मूल नहीं है इसका, इसलिए ये स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, जब नहीं है तो क्या निकालोगे उम्र उनकी। अब देखो जो अगला प्रश्न है, यानी प्रश्न संख्या 5, इसमें बोला गया है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक खास बात है कि जो पार्क है वो किस आकार का है क्लियर नहीं बताया गया है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे लंबाई चौड़ाई की बात की जा रही है तो हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ पे जो पार्क है वो आयताकार है, यानी आयत के आकार का है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी लंबाई और ये हो गई इसकी चौड़ाई। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक बात बताई गई है कि जो पार्क है, ठीक है ना, पार्क का हमें क्या पता है, परिमाप पता है। ठीक है, पार्क का परिमाप कितना है, 80 मीटर। दूसरी बात हमें पता है पार्क का क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल कितना है, 400 वर्ग मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लंबाई या चौड़ाई में से किसी एक को x मान लो, मैंने लिखा माना चौड़ाई बराबर x मीटर है। ठीक है, और अब हम चाहे तो लंबाई को y मान लें और फिर xy का मान निकाल के समीकरण में एक ही चर बचेगा, वैसा हो सकता है अगर हम पुट कर दें तो उसकी वैल्यू। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, ठीक है, आप किसी एक से मान निकालना चाहते हो तो वो भी हो सकता है। ठीक है, x में ही रहने दो। पार्क का परिमाप क्या होगा, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होगा, बराबर कितना, 80। अब 2 चला जाएगा डिवाइड में, तो यानी यहाँ बचेगा लंबाई प्लस चौड़ाई, हमने मान ली है x, और बराबर कितना, 80/2। भाई ये वाला 2 कहाँ जाएगा, नीचे, यानी 80/2 सीधा सीधा 40 हो गया। ठीक है, अगर आपको y बीच में नहीं लाना तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। तो यहाँ से लंबाई कितना हो गया, लंबाई हो गई 40 माइनस x, लंबाई कितनी हो गई, 40 माइनस x। ठीक है, अब इसके बाद हमें पता है कि यार पार्क का जो क्षेत्रफल है वो भी हमें दिया था। ठीक है, जो पार्क का क्षेत्रफल है वो भी हमें दिया हुआ है, तो हम क्या बोलेंगे, पार्क का क्षेत्रफल क्या होता है, पार्क का क्षेत्रफल क्योंकि आयताकार मान के चल रहे हैं तो ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, बराबर कितना है, 400 वर्ग मीटर। ठीक है, देखो लंबाई कितनी आ गई है, 40 माइनस x, चौड़ाई कितनी मानी थी हमने, x, बराबर कितना है, 400। तो x गुणा में 40 कितना, 40x, x गुणा में -x का स्क्वायर। ठीक है, और बराबर कितना है, 400। थोड़ा अच्छे से लिखें तो x स्क्वायर वाला पद पहले लिख दो, 40x बाद में लिखो बीच में, मतलब 400 इधर लाओ माइनस में आएगा, बराबर कितना है, 0। माइनस से गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। ठीक है, अब देखो ये संभव है या नहीं है, ये देखना है हमें। तो यार देखो पहले d निकाल लेते हैं। d क्या होगा, b² - 4ac,
उसके लिए हमें ए बी सी का मान पता होना चाहिए। तो ए का मान कितना है, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा, समझो 1 है। बी का मान कितना, -40 है। और सी का मान कितना, 400 है। तो यहाँ से बी यानी कि -40 का वर्ग, माइनस में 4, ए की जगह 1, सी की जगह 400। तो ये कितना हो गया, 1600, माइनस में 1600 यानी कि 0। तो इसका मतलब दो समान मूल हैं, यानी यह स्थिति संभव है। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लेना, दो समान मूल हैं, दो समान वास्तविक मूल है, अतः यह स्थिति संभव है। ठीक है ना, मैं इतना लिख देता हूँ, लिखूँगा अतः यह स्थिति संभव है। अगर संभव है तो भैया कितना कितना का उसके लिए मूल निकालना पड़ेगा। उसके लिए फॉर्मूला लगाओगे, x = -b प्लस माइनस वर्गमूल d डिवाइड बाई 2a माइनस b, b कितना है -40 प्लस माइनस √d, d कितना है 1600, नहीं d है 0, d कितना है 0 डिवाइड बाई 2 गुणा में a कितना है 1। तो ये कितना हो जाएगा, x बराबर माइनस माइनस प्लस 40/2 यानी कि 20, यानी दोनों मूल इसके 20 ही होंगे, 20-20। ठीक है, क्योंकि दोनों समान मूल थे। हमें तो मतलब किससे था भाई, एक वैल्यू मिल गई तो लंबाई और चौड़ाई से। तो चौड़ाई कितनी थी, चौड़ाई थी x जो कि आ गया है 20। लंबाई कितनी थी, लंबाई थी 40 माइनस एक्स, यानी कि 40 माइनस एक्स की जगह 20 रख दो, तो लंबाई भी कितनी देगी, 20 मीटर। मतलब असलियत में ये वर्ग है। ठीक है ना, हालांकि हर वर्ग एक आयत भी होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।